तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन है, इसका हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स देख रहे थे। सुपर बोर्ड नोट्स में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को कर लिया था, कुछ क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था जो हम लोग पिछले वीडियो में नहीं देख पाए थे। उस क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश को देख लिया था, इस हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। हम आपको बताए थे कि ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हम लोग कहाँ से लाए हैं, क्वेश्चन को कहाँ से उठाए हैं। पहला तो 2019 से लेकर के 2024 तक, ठीक, 2024 तक, 2019 से 2024 तक जितना ही मॉडल पेपर था ना, जितना ही मॉडल पेपर बना था ना, मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर का प्रश्न लाए। मॉडल पेपर में से चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन से जितना प्रश्न था, 5 में से मॉडल पेपर में से छाटे हैं। फिर 2024 का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकंड टर्मिनल एग्जाम, मासिक परीक्षा, सेंटर परीक्षा, और जितना भी परीक्षा होता है ना, सभी में से हम क्वेश्चन को ले आए हैं कि जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, सभी को ले आए हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग इसमें से बोर्ड में 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी देते हैं कि लड़ेगा इसमें से, क्योंकि चैप्टर 1 का अगर ये पूरा देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटने का चैप्टर 1 से नहीं छूटेगा, एक का पिद्दी भर भी नहीं छूटेगा। पूरा A to Z आप बना के आइएगा, ठीक, परीक्षा में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप पिछली वीडियो का अगर नहीं देखा है तो उसका पिन कमेंट में हम लिख देंगे, आप जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग आधा कवर करवा दिए हैं। आधा कवर करवा दिए हैं उसमें, उस वीडियो में आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पिन कमेंट उसका लिंक दे देंगे। और इसका अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाएगा, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के बाद काम आएगा। अभी हमको बेहतरीन ढंग से इसको समझा दे रहे हैं, आपको हम समझा दे रहे हैं, A to Z एकदम दिमाग में ठोक दे रहे हैं। और इसको एकदम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पूरा याद रख लीजिएगा ना, तो किसी और कोई और नोट्स पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और किताब ग्रंथ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये पूरा देख लीजिएगा जो हम करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत सगरों से सब क्वेश्चन बैंक 2014 से लेकर के 2024 तक का जो क्वेश्चन बैंक है, 2014 से 2024 तक का पूरा क्वेश्चन बैंक में से छाट के लाए हैं। और साथ में ईयर्स भी लिख दिए हैं कि कब पूछा गया है। ठीक, तो आप लोग ईयर्स भी क्वेश्चन बैंक वाला में लिख दिए हैं। ये सब मॉडल पेपर, टर्मिनल एग्जाम, सेंटर एग्जाम सब का इसमें ले आए हैं। अगर इसे देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न में कोई भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा चैप्टर 1 से। इसके अलावा किसी और नोट्स का, किसी और चैप्टर का, किसी और संस्था का बड़े नोट्स से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। अगर इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका हम लोग टेलीग्राम में डाल देंगे, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। फ्री में आपको नोट्स मिलेगा, बिल्कुल फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर महंगे कोर्स 1000 रुपये के परचेस नहीं कर सकते, उनको बेहतर से बेहतर कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। इसे पढ़ लेने के बाद चैप्टर 1 का कोई और सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा के समय ये आपका काम दे। ठीक, तो देखिए, ज़्यादा पेज का नहीं, बस ये टोटल 20-25 प्रश्न है ये है। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, प्रतिबिंब का प्रकार भी देख लिए थे, यहाँ तक देख लिए थे। पिछले वीडियो में हम लोग अभिसारी तक देख लिए थे। ठीक, यहाँ तक देख लिए थे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। किरण पुंज के बारे में, किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार का होता है, यहाँ तक देख लिया था। आज हम लोग इसके आगे के देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। यह कितना महत्वपूर्ण है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2022 में, यानी कि लगातार 3 साल पूछा गया। बीच करके 2 साल बीच करके 3 साल पूछा गया। 2016 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। क्योंकि हमने क्वेश्चन बैंक में से इसको लाया है, तो हम लोग क्वेश्चन बैंक में ये भी ईयर के साथ दिला रहता है ना, तो हम लोग ईयर लिख दिए हैं। इसका 2016 में पूछा है, 18 में पूछा है, 22 में। समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो हम करा रहे हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर A to Z आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जो हम करा रहे हैं इस सुपर बोर्ड नोट्स में, अगर A to Z कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर किसी और नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है चैप्टर 1 का, कि हम 100% गारंटी देते हैं इसी में से आएगा। जितना आएगा इसी में से आएगा, इसके अलावा इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी देते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक,
तो देखिए आप पार्ट 1 का लिंक पिन कमेंट में आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। आज हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम से देखेंगे। तो देखिए ये 2016 में, 18 में, 22 में 3 साल पूछा गया है। हो सकता है 2025 में भी पूछ दे, तो आप लोग सतर्क रहिएगा, इसको जरूर ध्यान से समझिए। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए। 2 नियम है प्रकाश के परिवर्तन के। कितने नियम है? 2 नियम है। हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। लिखने के लिए तो लिख देंगे, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, यानी कि कोइन आर इज इक्वल टू कोन आर। इसे समझिए, यहाँ पे समझिए आप लोग परावर्तन का नियम क्या है। देखिए परावर्तन का नियम क्या है, पहले हम लोग एक दर्पण बना देंगे। परावर्तन के नियम को समझाने के लिए ये मान लिया कोई दर्पण है, ये हम लोग इसको दर्पण दे देंगे और पीछे से पेंट कर देंगे, जैसे यहाँ पर पेंट किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये आपतित किरण दे देंगे, ये आपतित किरण हो गया। ठीक, ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण को दर्शा देंगे, फिर परावर्तित हो जाएगा यहाँ से टकराने के बाद, यहाँ परावर्तित हो गया। आइए ये यहाँ बीच में अभिलंब दे देंगे। ठीक, बीच में अभिलंब 90 डिग्री कोण बनाते हुए अभिलंब दे देंगे। ठीक, अब देखिए ये इतना कर लेने के बाद यहाँ बना देंगे कलम से। उसके बाद इसका नाम लिख देंगे, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, यहाँ आपतन बिंदु है। और देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या है, एक तल में है, आपतन बिंदु पर एक ही तल में है ना। देखिए आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या तीनों एक ही तल में है ना, यहाँ पे एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है ना। तो यही पहला नियम कहता है। पहला नियम समझ गए क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे आई से सूचित किया जाता है। ये जो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनता है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से सूचित किया जाता है। और दूसरा नियम कहता है कोण आई इक्वल टू आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। जितना कोण बनाएगा ये अभिलंब और आपतित किरण, उतना ही कोण बनेगा अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर, कोण आई ही हो गया और कोण आर ही हो गया, यानी कि दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, ये और ये आपस में बराबर होते हैं, दूसरा नियम कहता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ सकते हैं। 16, 18, 22, 25 में पूछेगा। दूसरा नियम समझ गए कि आपतन कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण। देखिए ये 2017 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। तो ये 2017 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड बार बार एक ही प्रश्न को दोहराता है। जो पिछला साल पूछ दिया गया 10 साल पहले का, वही पूछा जाता है। आप किसी भी टीचर आप लेक्चर देखेगा तो उसमें बताएंगे वो, अगर बेहतर टीचर है तो आपको जरूर बताएंगे कि बिहार बोर्ड दोहराता है पिछले 10 साल का। यानी कि आप 2025 में एग्जाम देंगे तो 2014 से 24 तक आपका पूरा कंठस्थ करना जरूरी है। हम लोग वही करा रहे हैं, 2014 से 24 तक पूरा कंठस्थ करा रहे हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन ले आए हैं और साथ में फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकंड टर्मिनल एग्जाम, टर्म एग्जाम, मॉडल पेपर सबका प्रश्न ले आए हैं। ठीक, तो आपको इसे देखने के अलावा किसी और नोट्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप वीडियोस आते रहेगा चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, आपको मिलता रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, तो देखिए इसका लिखेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। और जब भी कहीं भी टेस्ट या कुछ भी होगा ना, तो आप लोग बस इस नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। बस आई नोट्स बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसे अंतर लिखेंगे अवतल दर्पण इधर है, इधर उत्तल दर्पण, दो कॉपी को 2 साइड में बांट देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसका लिखेंगे। देखिए पहला लिखेंगे पहला पॉइंट। ठीक, देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आपको बताए थे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो या ट्रिक बताए थे आपको। अवतल दर्पण अंदर की ओर धसा, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर धसा हुआ। अवतल दर्पण आ से अवतल, आ से अंदर की ओर धसा हुआ, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर धसा हुआ। हम आपको हमेशा बताए थे कि पेंट करना है दर्पण को, हमेशा दायां हाथ से पेंट किया जाता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, दायां हाथ यानी कि इधर से पेंट किया जाएगा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, हम आपको ट्रिक क्या बताए थे, देखिए अवतल यानी कि आ से अवतल, आ से अंदर की ओर धसा, उसे उत्तल, उसे उठल, यानी कि परावर्तक सतह उठल हो। हम आपको ये भी बताए थे कि हमेशा दाएं साइड से पेंट किया जाता है, यानी कि इधर पेंट हो जाएगा, इधर पेंट हो जाएगा इसका। ठीक, और उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, यानी कि उभरा हो। ठीक,
अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तथा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आपको चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि जो चिन्ह परिपाटी होता है उसके अनुसार, मान लिया जाए कोई दर्पण है हमारे पास, कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, तो इसमें होता है ना कि इधर वाला होता है सब निगेटिव लिया जाता है, इधर वाला पॉजिटिव लिया जाता है, यानी कि दर्पण के आगे सब निगेटिव, दर्पण के पीछे सब पॉजिटिव लिया जाता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ होता है, फोकस दूरी यहाँ होता है, इसलिए ये क्या होता है, निगेटिव होता है। जबकि उत्तल दर्पण को आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है, इसका फोकस दूरी यहाँ होता है, इसका फोकस दूरी यहाँ सेंटर होता है, यानी कि फोकस दूरी क्या है, इसका धनात्मक होता है, इधर यानी पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव। ठीक, आप फोकस अवतल का इधर होता है, जब उत्तल का इधर होता है, यानी कि अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक होता है। ठीक, आपको नीचे चिन्ह परिपाटी का भी प्रश्न है, वो भी समझाएंगे, चिन्ह परिपाटी वाला भी। ठीक, तो आप समझ गए कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक, अगला तीसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। हम आपको बताए थे कि ये होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसमें अगर वस्तु को एफ हो गया, ये हो गया पी, एफ और पी के बीच यहाँ पे रखते हैं तो इसका पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि हम इसको सी पे रख देंगे, यहाँ पे सी पे रखेंगे तो इसका नीचे यहाँ पे इसका समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम इसको अनंत और सी के बीच रखेंगे तो इसका छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। आपको सब बताए थे किरण लेख खींच के। आपको बस प्रश्न का अंतर लिखना है, प्रश्न में अंतर लिखना है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो अंतर कैसे लिखना है, तो अंतर लिख देंगे कि अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा, अवतल दर्पण में यहाँ पे पीछे बनता है काल्पनिक जो बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा बनता है जो हमेशा वास्तविक बनता है। ठीक, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा बताया था कि यह हो गया उत्तल दर्पण, यहाँ हमेशा पी और एफ के बीच प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी हो, पी और एफ के बीच यहाँ से छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा बनता है। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट की अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा कि अवतल दर्पण में अभिसारी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। यानी कि आभासी यानी कि काल्पनिक, जो अवतल दर्पण होता है इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है वास्तविक कटान से, काल्पनिक बनता है काल्पनिक कटान से। हमको बताया था कि यदि ये हो गया एफ, ये हो गया सी, यदि हम इसको सी और सी पे रखेंगे, वस्तु को सी पे रखेंगे तो इसका समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। पीछे यहाँ पे समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे फोकस चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये अवतल दर्पण में हो गया, यहाँ पे इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा, एक पीछे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि होता है सीधा और बड़ा होता है। जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बड़ा तथा दर्पण के पीछे बने, तो एफ और पी के बीच यहाँ वस्तु को रखेंगे तो इसका यहाँ पीछे रुके ऐसे डॉट डॉट लाइन से बनता है। ठीक, किरण लेख। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये प्रश्न 2017 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है कि हजामती दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। आप जानते हैं कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, वीडियो लेक्चर में, कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखना था, उसमें हजामती दर्पण में भी बताया था कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था, क्यों किया जाता है, इसका कारण लिखना है। ठीक, तो कारण क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्योंकि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है, और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण साफा साफा पता चलता है कि कहाँ पर बाल कटा है, कहाँ पर हजामत इनका है बाल मुड़ाना, दाढ़ी बनवाना, तो पता चल जाता है कि कहाँ दाढ़ी है, कहाँ कट गया है, कहाँ बाल है, कहाँ बाल नहीं है। तो हजामती दर्पण में किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आप चाहें तो आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख भी सकते हैं। 2020 का फर्स्ट सीटिंग में एक क्वेश्चन है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक में से छाटे हैं प्रश्न को, सभी प्रश्न को। ठीक, अब इसके बाद अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ये भी 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया, सबसे ज़्यादा 2020 में पूछा गया था। इसे चैप्टर 1 है ना, प्रकाश का परावर्तन, इसमें सबसे ज़्यादा 2020 में पूछा गया था प्रश्न, 2020 का खासकर फर्स्ट सीटिंग में। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया
था कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, तो इसका कारण लिखेंगे क्यों किया जाता है। तो लिखेंगे क्योंकि जब प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह परावर्तन के बाद फोकस पे आकर जमा हो जाती है, यानी फोकस से होकर गुजरती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। आप लोग हम किरण के मदद से समझाते हैं। क्या होता है ना कि जो अवतल दर्पण हो गया, इसमें हो गया प्रधान अक्ष, इसके समांतर जितना भी यहाँ एफ होता है फोकस दूरी, इसके समांतर जितना भी किरण आता है ना फोकस से होकर गुजरता है। ठीक, ये फोकस से होकर गुजरता है। देखिए फिर से समझाते हैं। यहाँ मुखज का समांतर प्रकाश किरण फोकस से चला जाएगा, मुखज का समांतर फोकस से, 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 यानी कि यहाँ पर बहुत सारा आके जमा होता है, यहाँ पर ढेर सारा किरण आके जमा हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे बहुत सारा हीट उत्पन्न होता है। यदि यहाँ पे हीट उत्पन्न होता है, यदि हम यहाँ पे कुकर को रख देते हैं, कुकर को सोलर कुकर को यहाँ पे कुकर रख देते हैं तो खाना पक जाता है। इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दर्पण के फोकस पे कुकर को रख दिया जाता है और जब सूर्य की रोशनी आती है तो यहाँ पर हीट होता है और बन जाता है खाना। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गाड़ियों के, ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बैंक में नहीं था, इसलिए हम आपको जब हम इंपॉर्टेंट प्रश्न कराते थे आपको बता दिए थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको याद रखना जरूरी नहीं है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अगर आप चाहते हैं याद करना तो याद कर सकते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक में कहीं नहीं मिला। 2014 से 2024 तक के क्वेश्चन बैंक पूरा खंगाल दिए, उसमें कहीं नहीं मिला, ये भी नहीं था। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन है ना, ये कहीं नहीं मिला था क्वेश्चन बैंक में, लेकिन फिर भी ये एक तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, हो सकता है 2025 में पूछने, आज तक नहीं पूछा था, इसलिए हम लिए आए हैं आपके लिए। ठीक, तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए कि गाड़ियों का हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें के फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक, क्योंकि जब हेडलाइट होता है कुछ इस प्रकार से कटोरी होता है, यहाँ पे जब प्रकाश का किरण आता है यहाँ पे फोकस पे टॉर्च लगा रहता है, तो यहाँ से जाता है सब प्रकाश के परावर्तन से यहाँ सीधा चला जाता है, सब यहाँ से जाता है सीधा चला जाता है, यहाँ पे सीधा कोई वस्तु दिखने लगता है। ठीक, ये होता है। दूसरा होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है, तो इसका भी कारण लिख देंगे कि जब प्रकाश की किरण के प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह परावर्तित होकर फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से फैलती है, इसलिए इसको उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। इसका किरण लेख कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका फोकस, यहाँ पे फोकस पे हो गया, इधर फोकस, इधर हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये जाता है फोकस से यहाँ पे परावर्तित हो जाता है, ये जाता है ऐसे, ये जाता है ऐसे, मतलब बहुत सारा किरण चारों तरफ फैल जाता है। ठीक, तो ये फैला देता है, पूरा रोड को इंजोर कर देता है। आप लोग देखे होंगे यदि इस प्रकार से रोड है, यहाँ पे इस प्रकार से रोड होता है तो इसमें यहाँ पे लगा रहता है लाइट रोड पे, इसी को कहते हैं स्ट्रीट लाइट। ठीक, पूरे रोड को इंजोर कर देता है। ठीक, आप देखिए अब क्वेश्चन बैंक का सवाल आते हैं। ये तो जितना कहा जाए ना उतना कम है, इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए क्योंकि ये 2017, 19, 20 दोनों में पूछा है, 17, 19, 20 और 2025 में भी पूछेगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। साइड मिरर, जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है पीछे देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसी प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है। 2019 में क्या किया था ना, इसको घुमा के पूछा जाता है। 2020 21 देखिए हम लाल से जो लिखे हैं ना, उसमें ये पूछा गया था 2020 के फर्स्ट सीटिंग और 2017 का सेकंड सीटिंग, 2020 का फर्स्ट और 2017 का सेकंड सीटिंग में ऐसे पूछा गया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। जबकि 2019 का फर्स्ट सीटिंग में इसको घुमा के पूछा था। कैसे पूछा था ना कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में क्यों किया जाता है। तो वही हो गया साइड मिरर, यानी कि पश्च दृश्य के रूप में, पीछे देखने के लिए साइड मिरर, यानी बगल में गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, यानी कि वाहनों में पश्च दृश्य, यही सेम क्वेश्चन होता है। ठीक, क्यों किया जाता है, तो इसका कारण लिखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। कहीं भी वस्तु होता है उसको प्रतिबिंब बना देता है, दूर दूर के भी इसका दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक, तो आप लोग समझें उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण होता है, इसमें हमेशा फोकस और पी के बीच यहाँ छोटा और बड़ा छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टिक्षेत्र बहुत व्यापक होता है, वस्तु कहीं भी हो इसका प्रतिबिंब बना देता है, यहाँ पर नज़दीक प्रतिबिंब बना देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण में। इसको आप लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग 3 को बताएं, आपको 2 प्रश्न बता दिए हैं जो कि 3 साल पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, 2020 में, 2017 में के सेकंड में, 2020 का फर्स्ट और 2019 का फर्स्ट। ठीक, आपको बताया था उस प्रकाश का परावर्तन का नियम वो 3 साल पूछा गया था। ठीक, 16, 18 और 20 पूछा गया था, वो भी 3 साल पूछा गया था, ये भी 3 साल पूछा गया। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये सब प्रश्न करने के बाद किसी और नोट्स को पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी महंगा नोट्स आपको बेचा जाएगा, हैंड रिटन नोट्स के नाम पे आपको इससे ठगा जाएगा पैसा, तो आप लोग पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये पूरा नोट्स हम करा देंगे, सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं, हर चैप्टर का, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का आपको कराएंगे। ठीक, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का करा देंगे, A to Z हम लोग छाट के करा देंगे, A to Z। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपके लिए पूरा कोशिश करेंगे। ठीक, तो समझ गए। इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके अलावा आपको किसी और नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल दर्पण में, देखिए किसी उत्तल दर्पण की R यानी कि वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। ये 2021 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। आप जाकर क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, 2021 का फर्स्ट सेटिंग का प्रश्न है। 2021 का फर्स्ट सेटिंग का प्रश्न है कि किसी उत्तल दर्पण का R 5 मीटर है, R यानी कि वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। एक वस्तु को इससे 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका वक्रता त्रिज्या भी 5 मीटर है। एक वस्तु, देखिए उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का उत्तल दर्पण होता है, इस प्रकार का उत्तल दर्पण होता है। ये हो गया इसका फोकस, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे सेंटर होता है। क्या कह रहा है, इसका फोकस क्या है, यहाँ से फोकस क्या है, इसका फोकस है क्या, फोकस नहीं दिया, वक्रता त्रिज्या यानी कि C तक दिया है, इधर पूरा C तक दिया है। ये दूरी कितना दिया है, 5 मीटर दिया है, 5 मीटर। कह रहा है ऐसे 5 मीटर दूर कोई वस्तु रखा है, यानी कि इधर हमेशा वस्तु को इधर रखा जाता है, 5 मीटर दूर इधर वस्तु रखा है, 5 मीटर दूर। तब बोल रहा है ना कि प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो कि F बराबर R/2 होता है, तो पहले हम लोग R दिया है यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया था, फोकस निकालना होगा। इसका फोकस क्या हो जाएगा, देखिए 5 मीटर दिया है ना, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर। और F = R/2 होता है, तो R फोकस दूरी निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 500 सेंटीमीटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। ये 5/2 की है यानी कि 5/2 मीटर यानी कि 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर। ठीक, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। सेंटीमीटर में 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि मीटर में, अगर मीटर में बोले तो 2.5 मीटर होगा, क्योंकि 5/2 कितना होता है, 2.5 मीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर में कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसका हम लोग फोकस निकाल दिए। अब यू यानी कि वस्तु की दूरी निकालना है, तो वस्तु की दूरी क्या दिया है, कहा है कि कोई वस्तु इससे 5 मीटर दूर है, यानी कि वस्तु की दूरी कितना दिया है, 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि U = 500 सेंटीमीटर। हम आपको बताए थे चिन्ह परिपाटन के अनुसार U हमेशा माइनस में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, तो आप देखिए ये हो गया दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया यहाँ पे इसका C, ये हो गया यहाँ पे इसका फोकस। वस्तु हमेशा इधर रखा जाता है, इधर रखा जाता है, यानी 5 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। हम आपको क्या बताए थे, दर्पण के इधर, दर्पण के सामने वाला हमेशा क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है, और जबकि दर्पण के इधर पीछे वाला हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो यू यानी कि वस्तु की दूरी इधर है ना, तो निगेटिव लिया जाता है, इसलिए हमको इसको 500 सेंटीमीटर की जगह -500 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, -500 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, 500 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, -500 सेंटीमीटर। ठीक, क्या देखिएगा, तो यू क्या हो जाएगा, -500 सेंटीमीटर। ठीक, तब देखिए अब फार्मूला हम जानते हैं कि 1/v होता है 1/f - 1/u, तो हमें v इससे निकाल देंगे, 1/v हो जाएगा 1/250 हो जाएगा, -1/-500 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो f है, 1/v = 1/f है, तो f की जगह क्या निकाले थे, 250 सेंटीमीटर निकाले थे, तो यहाँ f की जगह 250 सेंटीमीटर डाल दें। देखिए f की जगह 250 सेंटीमीटर निकाले हैं ना, f का मान, फोकस दूरी, तो 250 सेंटीमीटर यहाँ पर डाल दिए, f की जगह ये f है, और फिर कुछ -u, तो माइनस का माइनस लिख दिए, यू की जगह क्या है, -500 सेंटीमीटर है, तो यू की जगह -500 सेंटीमीटर लिख दिए। और फिर देखिए यहाँ पे 1/v हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/250 बटा 1/500 जोड़ जाकर लघुत्तम निकालेंगे तो 500 हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3/500 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा 1/v हो जाएगा 3/500, इसलिए इसका उलट देंगे, जब हम v का मान निकालेंगे यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, तब v का मान हो जाएगा 500/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 500/3 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, यदि मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से भागा दे देंगे, यानी कि 5/3 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1.6 मीटर दूर बनेगा। प्रतिबिंब होगा जो 1.6 मीटर दूर बनेगा, 1.6 मीटर दूर बनेगा। ठीक, तो मीटर में क्योंकि हम लोग सबसे मान दिया था मीटर में, सेंटीमीटर में क्यों किए थे, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। पॉइंट में जोड़ घटाव गुना भाग करने में थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको सेंटीमीटर में बदल दिए थे। अब पुनः जो अंत में आया था कि 500/3 मीटर है, भी का मान हमारा निकल गया था कितना, 500/3, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा, भागा दे देंगे तो 1.6 मीटर आ जाएगा। ठीक, देखिए तब इसका लिखेंगे, फिर इसका क्या, देखिए यहाँ पर निकालने के बाद क्या कहा है कि तो प्रतिबिंब का स्थिति तो निकाल गया कि कितना है, तो 1.6 मीटर दूर है। फिर प्रकृति और आकार भी ज्ञात करना है, तो प्रकृति और आकार भी ज्ञात करेंगे। देखिए लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.6 मीटर दूर बनेगा। ठीक, 1.6 मीटर दूरी पे बनेगा और छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। चूँकि यहाँ उत्तल दर्पण क्वेश्चन में था, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमेशा बताएं ये हो गया उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ मुखच हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ पी हो गया। यहाँ हमेशा इसके छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक यहाँ पे छोटा सा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, तो वही लिख देंगे। छोटा काल्पनिक का सीधा तो हमें पहले से पता था, लेकिन इसका भी नहीं पता था कितना दूर बनेगा, इसे हम कैलकुलेशन से निकाल देंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अभी कितना, अब 2-3 और प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है ना, ध्यान से समझिए कि उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष पर रखे एक वस्तु का किरण आलेख खींचें तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। ठीक, तो उत्तल दर्पण में कोई वस्तु रखा गया है कहीं पे, उसका खींचना है अथी प्रधान अक्ष पे, ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसमें प्रधान अक्ष पे वस्तु को रख के इसका किरण आलेख खींचना है। तो हम लोग सिंपली इसका किरण आलेख खींच देंगे। हम जानते हैं इसका किरण आलेख खींचना, क्योंकि ये अनंत पे वस्तु होता है तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है, यदि प्रधान अक्ष पे होता है तो फोकस और पी के बीच बनता है। तो हम लोग इसका आसानी से बना देंगे। ठीक, तो इसका हम लोग ये भी 2021 का फर्स्ट टाइम लगता है पूछा गया था, इसका ईयर्स लिखना भूल गए। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बैंक में था, इसलिए हम इसको ले आए हैं क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक का पहले सब क्वेश्चन उतारे थे और मॉडल पेपर का पहले क्वेश्चन सब, मॉडल पेपर का सेंट्रल एग्जाम का जितना भी टर्मिनल एग्जाम जितना भी था ना, सबका क्वेश्चन पहले उतारे थे, फिर सबका हल किए थे। ठीक, और हल करके PDF निकाल के आपके लिए हैं। तो इसका देखिए उत्तल दर्पण में किरण आलेख खींच कर रहा है, तो उत्तल दर्पण इस प्रकार से उत्तल दर्पण बना लेंगे। उत्तल दर्पण बनाने के बाद इसका ये मुख अक्ष हो जाएगा, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसमें यहाँ प्रधान अक्ष पे यहाँ कोई वस्तु को रख दिए हैं, मुख अक्ष का समांतर किरण गया है, पर परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में इधर चला जाता है। और फिर यहाँ पर सी से अभिलंब खींच देंगे। यहाँ पे हमारा सी से अभिलंब खींचने के बाद यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या किरण, इसे कहते हैं किरण आलेख। किरण आलेख हम लोग खींच दिए, प्रधान अक्ष पे वस्तु को रख के, ये क्या है वस्तु, देखिए ये वस्तु ए भी है, ये ए भी है, वस्तु प्रधान अक्ष पे रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब A' B' बन रहा है F और P के बीच। अब इसका प्रकृति लिख देंगे, प्रकृति कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। प्रकृति पहले लिखेंगे छोटा, देखिए वस्तु इतना बड़ा है जबकि प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा था, प्रकृति पहले क्या हो जाएगा छोटा। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक, देखिए वस्तु का यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब, हम आपको बताए थे इधर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो सीधा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो क्या छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, क्योंकि काल्पनिक कटान से बन रहा है, जो डॉट डॉट लाइन होता है इसे काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो काल्पनिक कटान से बन रहा था, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। सीधा प्रतिबिंब होगा, सीधा बना है, सीधा है। अगर उल्टा बनता तो कुछ इस प्रकार से नीचे रुके बनता, तो इसे कहते हैं उल्टा। ठीक, तो सीधा प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, और पी तथा एफ के बीच बना है, देख सकते हैं ये पी और ये एफ के बीच बना है। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चिन्ह परिपाटी क्या है। ये 2018 का फर्स्ट सेटिंग का प्रश्न है, 2018 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था कि चिन्ह परिपाटी क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको समझिए, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए हम सबसे आसान भाषा में इसका आंसर लिखे हैं, क्या लिखेगा, नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी, इसे कहते हैं नई कर्तीय तल चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इसके अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई दूरी को ऋणात्मक तथा दर्पण के पीछे ली गई दूरी को धनात्मक माना जाता है। यानी कि मान लिया जाए हमारा दर्पण हो गया तो चिन्ह परिपाटी कहते हैं, मुख हो गया, चिन्ह परिपाटी कहता है कि दर्पण के सामने ही, दर्पण के इधर सामने हो जाएगा, ये दर्पण के सामने इधर, दर्पण के सामने इधर निगेटिव लिया जाएगा और दर्पण के पीछे पॉजिटिव लिया जाएगा, ये हमारा चिन्ह परिपाटी कहता है। ठीक, तो यही है चिन्ह परिपाटी। अब इसके अनुसार होता है कि फोकस को F से सूचित किया जाता है, फोकस को F से, वस्तु की दूरी को U से तथा प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित किया जाता है। ठीक,
फोकस को एफ से, वस्तु के यू से और प्रतिबिंब को भी से सूचित किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस क्या हो जाएगा, तो फोकस इधर होता है, इधर होता है, इधर क्या निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इधर पॉजिटिव होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पे होता है, यहाँ पे वक्र त्रिज्या होता है। तो बताइए उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। तो आप लोग सीधा जानते हैं कि इधर पॉजिटिव है, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें अगर यहाँ पे वस्तु तो हमेशा इधर रखा जाता है, तब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वस्तु की दूरी उत्तल अवतल दोनों में निगेटिव हो जाएगा, वस्तु की दूरी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि यू निगेटिव हो जाएगा, यू निगेटिव हो जाएगा, एफ पॉजिटिव हो जाएगा, एफ पॉजिटिव हो जाएगा उत्तल में। और भी अगर भी हमेशा आपको क्या बताएं, पी और एफ के बीच हमेशा यहाँ पे छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर बन रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव। ठीक, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में भी पॉजिटिव होता है, भी पॉजिटिव होता है, एफ भी पॉजिटिव होता है, खाली यू होता है जो निगेटिव होता है। ठीक, अब अवतल में देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया, इसका फोकस यहाँ पे होता है, इसका फोकस यहाँ वक्ता के अंदर यहाँ पे होता है, वस्तु यहाँ पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे रुके बनता है, इससे कुछ इस प्रकार से नीचे प्रतिबिंब बनता है, नीचे रुके प्रतिबिंब बनता है। आपको ये बताना है इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं होता, सब चीज़ निगेटिव होता है। देखिए एफ इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ठीक, इसमें सब कुछ तो इधर है, तब इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव फोकस दूरी हो जाएगा। इसका भी यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब से पी यानी कि ध्रुव की दूरी, ध्रुव से मापे जाते हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। याद रखिएगा कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण का ध्रुव यानी कि पी से, तो पी से सभी दूरियां मापी जाती है। तो पी से ये जो दूरी हो गई इसका प्रतिबिंब का दूरी यानी कि भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और यू भी यानी कि यहाँ से वस्तु की दूरी यू भी क्या होगा, निगेटिव। यानी कि याद रखिएगा उत्तल दर्पण में उत्तल की बात करें तो उत्तल में यू होता है निगेटिव, एफ होता है पॉजिटिव और भी होता है पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव। जबकि अवतल में यू होता है निगेटिव, भी होता है निगेटिव और एफ भी होता है निगेटिव। ठीक, याद रखिएगा एफ भी होता है निगेटिव अवतल में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। 2018 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2018 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, कहाँ चला गया प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ देखिए इसका आंसर लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वह कई दिशाओं में फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक, तो क्या होता है ना कि जब वायुमंडल में सूक्ष्म कणों पर प्रकाश का किरण पड़ता है तो कई दिशाओं में फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये प्रकाश का किरण है, यहाँ पर आया, ये वायुमंडल में एक सूक्ष्म कण उपस्थित है, इस पर पड़ता है तो इधर कई दिशाओं में फैल जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसको इस प्रकार से हम आपको बना के इमेज दिखाते हैं। देखिए ये हो गया प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ पे ये क्या हो जाए, यहाँ पे एक वायुमंडल का कण हो गया, इस पर पड़ते ही प्रकाश का किरण जब इस पर पड़ेगा तो देखिए इधर हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। इसी को कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं कि प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वह कई दिशाओं में फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला क्या है, देखिए आगे है आवर्धन क्या है। यह 2017 का सेकंड सिटिंग का प्रश्न है। 2017 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया था कि आवर्धन क्या है। तो देखिए आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। और दर्पण में एम बराबर -v/u होता है। ठीक, एम बराबर -v/u होता है, एम बराबर -v/u होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब आवर्धन किसे कहते हैं समझ गए, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। और देखिए आपको क्या बताए हैं, जो वस्तु यानी कि एम बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और जब हम इसको व्यंजक प्राप्त करते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त किया जाता है तो हमें मिलता है एम बराबर -v/u होता है। ठीक, इसको हम प्रूफ करना आपको सिखा देंगे किसी वीडियो में। वैसे ये प्रूफ करना होता है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि परीक्षा में अभी तक कभी नहीं पूछा गया है क्योंकि आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। लेकिन आवर्धन के बारे में पूछा गया, आवर्धन क्या है 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न। ठीक, याद रखिएगा। तो एम बराबर क्या होता है, -v/u हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
सबसे लास्ट प्रश्न है, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है। यानी कि इस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये 2017 का सेकंड सीटिंग का प्रश्न है। 2017 का सेकंड सीटिंग का प्रश्न है। तो देखिए क्या है, तो गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। R = 2f, ये तो संबंध है। R = 2f या फिर f = r/2 लिखेंगे। अर्थात फोकस दूरी का दुगुना होता है या वक्रता त्रिज्या, यानी कि दर्पण में वक्रता त्रिज्या r होता है, जो हमारा दर्पण में r होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है, 2f होता है। यही क्या संबंध है, 2017 का सेकंड में पूछा गया था। ठीक, तो हम आपको पूरा प्रश्न करा दिए हैं। 2016, 17 जितना भी पूछा गया, 2016 वाला वो प्रकाश का परावर्तन का नियम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, वो 2016 में पूछा गया था। उसके अलावा और कोई भी प्रश्न 2016-15 में नहीं पूछा गया चैप्टर 1 से, क्योंकि उस समय ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता था। उस समय 60 को प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता था, उसमें 50 को बनाना रहता था। 15-16 में 14 में उस समय ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता था। लेकिन फिर इधर 17-18 में ज़्यादा प्रश्न पूछने जाना लगा, 100 को प्रश्न आने लगा, 100/50 ऑब्जेक्टिव में होने लगा, वो बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चलने लगा इधर। ठीक, तो उस समय ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए चैप्टर 1 से उधर एक आधे दो क्वेश्चन पूछा गया है 2014 से 2015-16 में। ठीक, तो उसका भी प्रश्न आपको ऊपर करा दिए हैं। 2016 का भी उधर पूछा गया है। ठीक है, 2015-14 में ना के बराबर पूछा गया, नहीं पूछा गया चैप्टर 1 से प्रश्न। चैप्टर 1 जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन, इसमें नहीं पूछा गया। ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 हमारा द एंड, पूरी तरह से द एंड होता है। चैप्टर 1 हमारा पूरी तरह से समाप्त, द एंड। अब इसका आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम को आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ये टोटल देखिए, ये बस 9 पेज का नोट्स है चैप्टर 1। 9 पेज अगर याद कर लेते हैं तो किसी और नोट्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत है। इसका बिल्कुल फ्री है, कोई प्राइस नहीं है, कोई इसका आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ फ्री में मिल रहा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है जो बच्चे बड़े प्लेटफॉर्म पर महंगे कोर्स नहीं परचेस कर सकते हैं, उनको बेहतर से बेहतर कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। ठीक, तो आपको ये फ्री में मिलेगा नोट्स, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जाके टेलीग्राम में, क्योंकि आपको एग्जाम के वक्त काम देगा। अगर आप इसे एक बार रीड करें, हम आपको तो पूरी तरह समझा दिए हैं। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो पिन कमेंट में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा पार्ट 1। इसको हम पूरी तरह से समझा दिए हैं। इसे देखने के बाद अगर किसी भी प्रश्न, चाहे वो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो, सेकंड टर्मिनल एग्जाम हो, मासिक परीक्षा हो, सितंबर में मासिक परीक्षा होता है, मासिक परीक्षा हो या सेंटर एग्जाम हो या फिर स्वयं बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, बोर्ड एग्जाम, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। A to Z की तैयारी करा दिए हैं। इसे पढ़ने के अलावा आपको कोई भी नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बड़े कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप बस इसे पढ़ लीजिए। चैप्टर 1 में आपको तहलका मचा देंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा सब्जेक्टिव आपका, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम आपको गारंटी देते हैं, 100% नहीं 1000% का गारंटी है कि बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो, सेंटर एग्जाम ही क्यों ना हो, क्योंकि हम सारा प्रश्न को उठा के लिए आए हैं। यही टोटल लगभग 20-25 प्रश्न है, इसी में टोटल समेट दिए हैं। तो आप लोग इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में जाके, क्योंकि इसका PDF डाउनलोड करने से आपको होगा ना कि लास्ट समय बोर्ड एग्जाम के समय या फिर कोई भी एग्जाम के समय, मान लिया जाए फर्स्ट टर्म एग्जाम आ गया, सेंटर एग्जाम आ गया, सेकंड टर्म एग्जाम आ गया या फिर मासिक की परीक्षा आ गया, तो इस समय आप बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 1 समाप्त। इसी प्रकार से बस 3 से 4 कितना है 9 पेज है, 8 से 9 पेज, यानी कि ऐसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का 8 से 9 पेज में आपका द एंड हो जाएगा हर चैप्टर का। जैसे चैप्टर 1 हमारा हो गया 8 से 9 पेज, इसमें क्या है 20 को प्रश्न है। 20 को प्रश्न को अगर बढ़िया समझ लिए, हम आपको समझाएं दिए बढ़िया से, अगर समझ गए होंगे, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे समय समय पे, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है चैप्टर 1 में प्रकाश का परावर्तन में। इसी में से जितना भी पूछा जाएगा, इसके अलावा किसी और कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसका। प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल के लिए इतना आपको बता दें, आप जाइए क्वेश्चन बैंक उठाइए या फिर कोई भी प्रश्न उठाइए और जाके आप बनाना शुरू कीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे आप कोई भी भारतीय वन का बुक ही उठा लीजिए, NCERT का बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, चैप्टर 1 का जितना भी प्रश्न उसमें पूछा गया क्वेश्चन बैंक में, आप बनाना शुरू कीजिए। आपसे A to Z प्रश्न बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद रहा तो ऑब्जेक्टिव हम लोग करा दिए हैं, और आपसे ऑब्जेक्टिव का हम समय समय पर कराते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज तो आते रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव बार बार नहीं आता है, इसलिए सब्जेक्टिव आप लोग इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इस पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, आफ्टर 1 का भी देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप जाके कोई भी प्रश्न सॉल्व कीजिए, आपको A to Z प्रश्न सॉल्व होगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होता है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप इसका नोट्स में आके उसका आंसर भी आप देख सकते हैं, इस नोट्स में उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप ज़रूर जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूर बहुत काम आएगा। ये एग्ज़ाम के टाइम में ना टॉनिक की तरह काम है, एग्ज़ाम के टाइम में आपका लास्ट में एकदम काम करेगा,
बहुत बेहतरीन ढंग से, क्योंकि इसे एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको सारा तो माइंड में छप गया है, बस समय समय पर रिवीजिंग करना पड़ेगा। इसके लिए नोट्स तो होना ज़रूरी है, तो आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिए ताकि समय समय पर रिवीजिंग कर सकें। एग्जाम के टाइम में बहुत काम देगा। अगर इसे एक बार पढ़ लेंगे फिर चैप्टर 1 से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, इसका लिंक टेलीग्राम का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर चैप्टर का आ जाए। जैसे आपका ये चैप्टर 1 हो गया, फिजिक्स का चैप्टर 1 हो गया, इसी प्रकार से हम हिस्ट्री का चैप्टर 1, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, ज्योग्राफी का चैप्टर 1, यानी कि SST, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सभी चीज़ का कराएंगे। ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर आपको इसी प्रकार से कराएंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक के साथ। और जो समझाने वाला चीज़ होता है उसे हम लोग वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। वीडियो के माध्यम से बैकग्राउंड में इमेज लाके आप लोग जाके वीडियो को भी देख सकते हैं। आपका एक प्रश्न छूट गया, ठीक, याद रखिएगा। चैप्टर जब हमको पहली पार्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया था पार्ट 1 में कि दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, ये दर्पण सूत्र। ये छूट गया बस आपको। ये होता है ना कि ये बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए ना कैमरा के जो लोग यूज करते हैं कैमरा, उसमें हो ना ज़्यादा MB का बन जाता है, फिर उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं। ठीक, 3-4 GB का बन जाता है। 3-4 GB तो डाटा ही नहीं रहता है। 1.5 GB का रिचार्ज है तो 4 GB डाटा कहाँ से आएगा? 4 GB का डाटा वीडियो बन जाता है। उसको प्रूव करना शुरू करते हैं तो ठीक, जब आ जाएगा बोर्ड आ जाएगा तो उसमें हम आपको लाइव क्लास में आके बढ़िया से समझाएंगे, क्योंकि उसका हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं। जो दर्पण सूत्र होता है ना, उसका हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। 1/v + 1/u = 1/f होता है ना, इसका हम एक मज़ेदार ट्रिक बनाए हैं। ये ट्रिक से ना बस 4 से 5 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा A to Z प्रूव कर देंगे आप 4 से 5 लाइन में। वो ट्रिक हम आपको बताएंगे जब बोर्ड आ जाएगा, तो हम आपको लाइव क्लास में आके बता देंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कैमरे के सामने जाके कॉपी पे, तो 4 से 5 GB का हो जाता है, जबकि उतना डाटा नहीं होता है हमारे पास। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको हम ज़रूर बताएंगे ये प्रश्न दर्पण सूत्र के अलावा आपको हर प्रश्न बन जाएगा। ठीक, इसी में हर प्रश्न का आंसर दिया गया है। ठीक, हर प्रश्न का सलूशन है। आपको ये पढ़ने के अलावा किसी और को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आपने इसको नोट्स को डाउनलोड किया है कि नहीं। आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।